नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि ये है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज बात अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे की, और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग हुई है। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर हुई फायरिंग में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तालिबानी आतंकियों के कब्जे के बाद काबुल और दूसरे शहरों में अफरा तफरी मची हुई है। लोग किसी भी सूरत में वहां से निकलना चाह रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर तो हजारों की भीड़ लगी है, जो भी वहां पर प्लेन मौजूद है उसमें बिना वीजा के, बिना टिकट के घुसने की कोशिश में लगे हुए हैं। खबर यह भी है कि अफगानिस्तान के एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि अब वहां से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विमान ना तो आ सकता है और ना ही वहां से उड़ान भर सकता है। खबर यह भी है कि कुछ फ्लाइट्स जो कि अफगानिस्तान एयर स्पेस से उड़कर दूसरे देशों की तरफ जाती थी, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका की तरफ, उनको भी अब अपनी राह बदल के दूसरी जगह से जाना पड़ रहा है। रूट चेंज करने की जरूरत पड़ रही है। इससे पहले कब खबर आई थी कि एयर इंडिया का एक विमान वहां फंसे भारतीय लोगों को निकालने के लिए काबुल जाएगा, लेकिन एयर स्पेस बंद हो जाने के बाद एयर इंडिया का विमान अब काबुल नहीं जाएगा। ये तस्वीरें हैं काबुल एयरपोर्ट पर, जहां पर गोलियां चलाई गई हैं। अब इस पर तालिबानियों का कहना है कि ये उनका नहीं है, उनके द्वारा उनका कृत्य नहीं है। कई रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि वहां एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी ट्रुप्स ने भी हवाई फायरिंग की थी, लोगों को थोड़ा खदेड़ने के लिए, भीड़ को खदेड़ने के लिए, ताकि क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। अमेरिकी कम से कम 6000 वहां पर सैनिक हैं काबुल में, जो कि वहां मौजूद, वहां फंसे अमेरिकी नागरिकों को वहां पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ मिलिट्री फ्लाइट्स को वहां से बाहर जाने की इजाज़त दी जा रही है। किसी भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट, कमर्शियल एयरलाइन को वहां से अब उड़ने की इजाज़त नहीं है। काबुल के एयर स्पेस को अब बंद कर दिया गया है। लेकिन वहां के स्थानीय जो कि वहां से पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सभी इन प्लेनों के अंदर घुसने की और उसमें बैठने की कोशिश कर रहे हैं, बिना टिकट के, बिना वीज़ा के भी। इतनी वहां पर अफरा तफरी मची है। अब वहीं अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन से बातचीत का एक ऑडियो सामने आया है। CNN न्यूज़ 18 के हवाले से खबर है कि इस बातचीत में तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कई मुद्दों पर बात की है। So what is the situation right now in Kabul? Our forces have entered the Kabul city to maintain security, so that the properties of the people are not damaged and their lives are saved. So for that purpose, our forces entered. So how you see relationship with India? I hope they also may have they will change their policy of that they were siding with a regime, a government which was imposed by occupation on the people of Afghanistan, and now they change it to siding with the people of Afghanistan. I think that would be good for both sides, for the people of India, for the people of Afghanistan, for the country of Afghanistan and India. And when the new government will be formed, sir? I hope soon it will that an Afghan inclusive Islamic government to be formed. Who will head the government, sir? Any idea? No, not known as yet. So it is up to our leadership that. अब तालिबान की लीडरशिप जो है वो कतर, दोहा में बैठी है और ग्राउंड पर कोहराम मचा हुआ है। इतनी अफरा तफरी है कि काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद पूरे शहर में माहौल अफरा तफरी का है। ये देखिए, एयरपोर्ट से ये तस्वीरें हैं। लोग अफगानिस्तान से निकलने के लिए लगातार एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां के हालात भी बिगड़ गए हैं। सैकड़ों लोगों की भीड़ पहुंचने से लोगों को संभालना मुश्किल हो गया है। वहीं विमान पर चढ़ने के लिए भी मारामारी बढ़ गई है। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि ग्राउंड पर सूरत हाल क्या है।
ये एयरपोर्ट के अंदर की हैं और लोग विमान में चढ़ने के लिए जद्दोजहद में जुटे दिख रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट से आई सुबह की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। एयरपोर्ट पर एक विमान खड़ा है और उसमें सवार होने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी है। अफरा तफरी का माहौल है। हर कोई किसी भी सूरत में वहां से निकलना चाह रहा है। रक्षा विशेषज्ञ उत्कर्ष राठौर हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ हैं, आदित्य राज कौल, संदीप बोल दिल्ली से लाइव हैं, जावेद मंसूरी भी दिल्ली से लाइव हैं। सबसे बड़ी बात संदीप बोल, भारत इसको कैसे देख रहा है? क्या अभी भी वहां भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं? क्या एक मिलिट्री जहाज उनको वहां से लाने के लिए जाएगा, क्योंकि अब तो एयर स्पेस ही बंद कर दिया है? देखिए आनंद, इस वक्त जब भी इस तरीके की सिचुएशन होती है और इस जगह पर अगर ऑपरेट करना होता है तो बहुत कम होता है कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट को जो है वहाँ भेजा जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि अमेरिका ने भी जुलाई के महीने में एक एडवाइजरी जारी की थी अपने एयरलाइंस के लिए और उन्होंने कहा था कि 26,000 फीट से ऊंचाई पर ही एयरक्राफ्ट उड़ाएं। साथ ही मिलिट्री एयरक्राफ्ट को वहां से ले जाने के लिए या मूव करने के लिए भी मनाही की गई थी। तो ऐसे में भारत की तरफ से कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट जाएगा ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। सिविल एयरक्राफ्ट के लिए भले ही तैनात कर दिए गए थे 2 एयरक्राफ्ट, लेकिन चूंकि इस वक्त वहाँ सिचुएशन ऐसी है, एटीसी प्रॉपरली काम कर नहीं रहा है, अनकंट्रोल्ड सिचुएशन हो गई है। ऐसे में वहाँ पे किसी भी तरीके का लैंडिंग और टेक ऑफ जो है वो रिस्की हो सकता था, लिहाजा इस वक्त नोटम जारी किया गया है और उस पूरे एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। भारत सरकार जो है लगातार नज़र बनाए हुए है और एक एक पल की जानकारी ली जा रही है। वहाँ पे बताया जा रहा है कि 600 से 700 के आसपास जो लोग हैं भारतीय वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि मैंने उस वक्त कवर किया था यमन इवैक्यूएशन और जिस तरीके से भारतीय सरकार ने इवैक्यूएशन प्लान किया था उस ट्रबल जोन से, अमूमन उसी तरीके का ट्रबल जोन यहाँ भी है और उस वक्त भी जो है मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाए गए थे। सना तक जाने के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट की जो है उड़ान के लिए मनाही थी, विंडो दिया गया था। उसी तरीके से जो यहाँ पे भी हो सकता है 1-2 दिन में एयर स्पेस खुले और उसके बाद जो है उन लोगों को वापस लाने की जो है परमिशन दी जा सके, क्योंकि बताया जा रहा है कि जल्द ही जो है अफगानिस्तान में इस बात की भी ऐलान हो जाएगा तालिबान की तरफ से कि कौन कौन सा शख्स जो है किस किस मंत्रालय पे बैठेगा, क्योंकि अब उनको जल्द से जल्द जो है ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन करना है। आनंद, एक और चौंकाने वाली बात यह कि एक पॉलिटिकल डेलीगेशन जो है काबुल से इस्लामाबाद भी गया है, जिसमें तालिबान के लीडर भी हैं। बताया जा रहा है कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें पक रही हैं कि आने वाले टाइम में जो सत्ता पर मंत्रालय पे जो काबिज होगा, जो शख्स होगा, हो सकता है कि वहाँ से जो है कई सारी चीज़ें ऑपरेट हों। लेकिन ये इस्लामाबाद तो कई सारे ये भी लोग भी पहुंचे हैं। अब पाकिस्तान और तुर्की ने ही ये पूरी इस दहशत को अंजाम दिया है। वहां पर जो भागने जा रहे हैं वो भी तो मुसलमान ही हैं, जो प्रताड़ित हो रहे हैं वो भी मुसलमान हैं, जो औरतें बच्चे हैं जो कि वहां पर खड़े हैं, सड़कों पर आ चुके हैं, वो भी मुसलमान हैं। और ये इस्लामिक देश ही ये करवा रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो ओआईसी क्या कर रही है? पूरी दुनिया इसको अनदेखी क्यों कर रही है और इसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी? आदित्य राज कौल, लोग देखिए किस तरह से वहां पर डेस्परेट है निकलने के लिए। अगर तालिबान को ग्राउंड पर सपोर्ट है तो लोग वहां से पलायन क्यों करना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है। तालिबान को किस तरीके का सपोर्ट है, क्या फोर्सफुल कब्जे से वो सरकार बना पाएंगे, कब तक बना पाएंगे? पिछली बार जो हश्र हुआ था हमको सबको याद है। लेकिन सबसे ज्यादा तो अमेरिका का शर्मनाक मौका है ये। किसी ने नहीं सोचा था कि 20 साल के मिलिट्री मिशन के बाद अमेरिका इस तरीके से तालिबान आतंकवादियों के सामने जो है पूरी तरीके से सरेंडर कर लेगा। अभी जैसे संदीप बता रहे थे, हमको भी पता चला है कि काबुल एयरपोर्ट ने नोटिस इशू किया है, जिसमें सिविलियन साइट जो है हामिद करजा एयरपोर्ट का, उसको शट कर दिया गया है। आज सुबह आनंद जैसे हमने दृश्य दिखाए, वहां पर फायरिंग भी हुई जिसमें 3 अफगान नेशनल जो हैं वहां पर मारे गए हैं। हमें ये भी पता चला है कि बहुत सारे भारतीय मूल के लोग हैं जो काबुल एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, जिसमें 2 से 3 भारतीय मूल के पत्रकार भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे अफगान सरकार के स्टाफर्स, मैंने खुद बात की है, जो पुराने वाइस प्रेसिडेंट वहां थे अमरुल्ला सलेह, प्रेसिडेंट अशरफ गनी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमीदुल्लाह मोएब, उनके जो स्टाफर्स हैं वो उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि किसी तरीके से उनको जो है शरण दी जाए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। बट वो कैसे होगा? क्योंकि सबसे बड़ी खबर जो मुझे आई विटनेसेस से पता चली है कि वजीर अकबर खान जो काबुल में इलाका है उस पे इंडियन एम्बेसी, इंडियन दूतावास है, बाकी डिप्लोमेटिक मिशंस भी हैं और वहां पर जितनी भी सड़कें जाती हैं वो सब तालिबान ने बंद कर दी हैं। तो तालिबान को भी पता है कि ये सारे जो
अफगान सरकार के लोग हैं, भारत आना चाहते हैं, बाकी देश जाना चाहते हैं और वो उनको निकलने नहीं देना चाहते। तो इवैक्यूएशन कैसे चालू होगा ये देखना होगा। बट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ये बोला है कि 6000 जो ट्रूप्स हैं वो तैनात रहेंगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अमेरिका जो है मॉनिटर करेगा, खुद अपने कब्जे में लेगा और अगले 24 घंटे में हो सकता है नॉर्मल इवैक्यूएशन भी चालू हो। लेकिन कैसे कंट्रोल में लेगा, क्योंकि तालिबान जो कहता है वो बिल्कुल नहीं करता और जो नहीं कहता वही करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम 10 से 12 हजार लोग ऑलरेडी अभी यहाँ पर शरण की बात कर चुके हैं, अलग अलग मिशन में छुपे बैठे हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तालिबान तो घर घर में घुसकर उन लोगों की एक लिस्ट बनाकर उनको ढूंढ रहा है जो कि पिछले जो उनके खिलाफ थे या पिछली सरकार से जुड़े हुए थे। अब उनके साथ वो क्या हश्र होगा, क्या करेगा, वो तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन जनरल गुरमीत सिंह, इसको पूरी दुनिया बर्दाश्त क्यों कर रही है? ओआईसी के जो 57 देश है वो कहां पर हैं? चुप्पी साध के क्यों बैठे हैं? ये इस्लामिक देशों ने ही ये कहर बरपाया है। पाकिस्तान और तुर्की से सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं? और अमेरिका जहां जहां वो घुसा है वहां उन्होंने इस तरह का ही हाल किया है कि वहां की जनता, वहां के लोग बेहाल हुए हैं। वियतनाम से लेकर, आप वियतनाम साइगोन से लेकर इराक की बात कीजिए, अफगानिस्तान की बात कीजिए, एक राष्ट्रपति तालिबान को हटाने के लिए वहां ट्रूप्स लाता है, दूसरा राष्ट्रपति तालिबान को ही वापस ले आता है। आनंद, जो आपने सवाल किए हैं बिल्कुल फोकस सवाल हैं और डायरेक्ट है पूरे विश्व के ऊपर में। और सबसे बड़ा जो फेलियर है वो यूएस और नेटो का है। 20 साल वहां रहे, 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स उन्होंने स्पेंड किया, 88 बिलियन उन्होंने स्पेंड किया अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस के। उसके बावजूद भी ये उनका फेलियर था। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही बात कर रहे थे कि 30 दिन की बात कर रहे थे, 90 दिन की बात कर रहे थे। इसका मतलब उनकी इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग और काम करने का तरीका पूरे विश्व ने देखा है इधर में। और बड़ी बात तो ये है कि ये जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट, अफगानिस्तान के राष्ट्र और उनके लोगों, आवाम की लड़ाई थी, ये ना केवल तालिबान के साथ थी, ये पूरे 13 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ में थी। ये पाकिस्तान से भेजे हुए 20,000 टेररिस्ट थे, उनके साथ में ना केवल पाकिस्तान जो एक गढ़ रहा है जहां से तालिबान को ट्रेन किया गया है, लेकिन उन्होंने चाइना को भी इसके अंदर में शामिल किया है। पूरी विश्व के लिए ये एक फेलियर है। ये एक इम्पोज वॉर था, एक प्रॉक्सी वॉर था, एक्ट ऑफ अग्रेशन था पाकिस्तान। तब तो पूरी दुनिया ने कुछ किया नहीं। और मैं आपके सवाल में एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, कहाँ है यूएन जो इन सब पीस शांति के लिए होता है? कहाँ है वो लोग? पक्का अफगानिस्तान की जो आत्मा है, अफगानिस्तान के जो लोग हैं, आवाम है, वो पूछ रहे होंगे, क्योंकि जो फियर और पैनिक इस वक्त में अफगानिस्तान के अंदर में है, जो काबुल के अंदर में है, जो ट्रेजेडी हुई है, जो क्राइसिस हुई है, जो डेंजरस सिचुएशन है, जो आपने दृश्य दिखाए हैं, वो कोई भी देख के हिल जाएगा। जो और देखिए 1996 और 2001 से जो मंजर देखा था तालिबान का उस वक्त के अंदर में, शरिया लॉ, और किस प्रकार से वहां के जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो किस प्रकार से सोच रहे होंगे। अभी काबुल को देखिए आप, 5000 ऑलरेडी डिस्प्लेस वहां पर हैं, वो उनके पार्क में, उनके ओपन स्पेस के अंदर में, और वहां पर सिर्फ एक ही प्राथमिकता है हर एक जो आदमी है कि मैं कैसे इवैक्यूएट हो जाऊं, मैं कैसे यहां से चले जाऊं। लेकिन पूरी चीज का जो ब्लेम है वो सीधे जो आपने ब्लेम की लिस्ट बनाई है, वो सबसे पहले मैं कहूंगा पाकिस्तान। मैं तो कहूंगा इस हद तक कि 20 साल तक अमेरिका और नेटो ये नहीं समझ सके कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम कहां है। यूएस को जो 20 साल में सफलता मिली वो सिर्फ एक ही मिली, वो भी पाकिस्तान के अंदर अबोटाबाद में, जब उन्होंने ओसामा बिन लादेन को वहां मारा। लेकिन अगर उनकी नजर पाकिस्तान पर ठीक से होती तो आज ये दिन नहीं या फिर वो समझ के भी नासमझ बने रहे, इतनी बेवकूफियां कर दी। उन्होंने यही काम तो किया वियतनाम के साथ, यही काम किया इराक के साथ, यही काम किया अफगानिस्तान के साथ, जहां भी वो घुसे हैं तबाही मची है, किसी का उद्धार नहीं हुआ। तो एक तो उनकी गलती, दूसरा यूएन की जो P5 कंट्रीज हैं उसमें से 3 देश तो इसमें इन्वॉल्व हैं, रशिया, चाइना और अमेरिका।
तीनों क्या कर रहे थे? हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। इस तरह की तबाही वहां हमको देखने मिल रही है। उत्कर्ष राठौर जी, ये सवाल भी तो पूछा जाएगा, वो 57 इस्लामिक देश का इसकी मजम्मत नहीं करेंगे? उन्होंने कहा खुल के मजम्मत की है। किसने पाकिस्तान और तुर्की से सवाल पूछे हैं? पाकिस्तान के पास इतना असला, इतनी ताकत कहां से आई? और अब जितने जिहादी पाकिस्तान में भरे थे सबको अफगानिस्तान भेज दिया। अब वो कहेगा हमारे यहाँ जिहादी नहीं, हमें FATF की ग्रे लिस्ट से भी निकाल दो, और कहेगा कि देखिए यहाँ रेफ्यूजी आ रहे हैं तो हमें पैसे भी दे दो। ये पूरा गेम है। और इसका इंपैक्ट तो उत्कर्ष जी भारत पे पड़ेगा। अगले 1-1.5 साल के अंदर ये सब कश्मीर की तरफ रुख करेंगे, लद्दाख की तरफ रुख करेंगे और भारत में आकर दहशतगर्दी शुरू कर देंगे। बिल्कुल आनंद, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ये जो पाकिस्तान ने नापाक गेम खेला है, इनकी नजर थी सिर्फ स्पेस के ऊपर में, स्ट्रेटेजिक स्पेस और स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए। उसके लिए इन्होंने अफगान के लोगों को एक टेररिस्ट बनाया, उन्होंने उनको तालिबान बनाया और उन्होंने इनको ट्रेन किया आज के दिन के लिए। उसके साथ में चाइना को भी बुलाया। तो चाइना पहले देखिए मसूद अजहर को डिफेंड करता था UN सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब उसने भी टेररिज्म का साथ देने का जो अपना स्तर है वो बढ़ाकर पूरे तालिबान को सपोर्ट करने लगा है। और देखिए जिस प्रकार से तालिबान का आधार रहा है फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म और जिहादिज्म का, और जिस प्रकार पाकिस्तान का आधार रहा है स्टेट पॉलिसी का, झूठ, प्रॉक्सी और प्रोपेगेंडा, और जिस प्रकार से ये अभी भी लगा हुआ है इसी नापाक खेल के लिए। लेकिन एक बात पक्की है, जो अफगानिस्तान राष्ट्र है ना, जो अफगानिस्तान के लोग हैं, जो उनकी आत्माएं अगले 1000 साल तक सर, वो तो पाकिस्तान को पिछले 150 साल से अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिशें अलग अलग राष्ट्र और अलग अलग लोग कर रहे हैं, और पिछले 20 साल से लड़ रहा है अफगानिस्तान। पूरी दुनिया इसे अनदेखी कर रही है, खुद इस्लामिक नेशन जिसको कुछ नहीं कह रहे हैं। उत्कर्ष जी, मैं इससे पहले कि आपकी ओर रुख करूं, मैं बस जावेद के पास जाना चाहूंगा। जावेद, आप कुछ अफगानिस्तान रेफ्यूजीज से बात कर रहे थे जो पिछले कुछ दिन में वहां से अफगानिस्तान से पलायन करके भारत में आए हैं, और उनका यही कहना है कि उनकी बीवी बेटियों का उनको डर है, खौफ है, जवान बेटियों को उठाकर ले जाते हैं ये तालिब। देखिए, हम अफ़गानिस्तान से के जो रिफ्यूजी हैं, दिल्ली में रहते हैं, भोगल इलाके में रहते हैं, हम लगातार उन लोगों से बात कर रहे हैं। और देखिए, जब हम तालिबान की बात करते हैं तो हम तालिबान के महिलाओं पर जुल्म की बात ज़रूर करते हैं, और महिलाएं उसकी सबसे बड़ी गवाह हैं, क्योंकि वो महिलाओं ने झेला है। लेकिन अभी भोगल में एक ऐसी पीढ़ी है जिन्होंने वो उस दौर में वो छोटे ज़रूर थे लेकिन अपने बड़ों से वो कहानियाँ ज़रूर सुनी है। आरफा है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आनंद, आरफा, ये बताइए कि तालिबान फिर से कब्ज़ा हो गया है और महिलाओं पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है, क्या आपको पता चल रहा है कैसा वहाँ पर माहौल है अभी, और क्या पता चल रहा है? अभी वहाँ माहौल बहुत ख़राब है, लोगों घर से बाहर नहीं आता है, डरता है। अभी भी वो लोगों बोले तो हम महिला के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, अभी भी जुल्म कर रहा है, अभी भी मतलब लड़कियों को ज़बरदस्ती से लेके जा रहा है अपने साथ। जैसे मैं पहले भी बताया, एक लड़की को ज़बरदस्ती से लेके जाने वाले थे, उसके भाई मना किया, उसके माई को मार डालिया और उस लड़की को बेहोश करके, जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी के मतलब हम किसी ने मरता है डेड बॉडी को मतलब किसी चीज़ के अंदर डालता है, वो मतलब लड़कियों को बेहोश करके उसके अंदर डालता है और अपने साथ लेके जाता है। अभी भी ये कर रहा है, अभी भी लोगों को मरता है। आप बता रहे थे कि आप छोटे थे जब तालिबान का पहले शासन था, लेकिन आपने क्या सुना तालिबान के बारे में, और क्या जो आपके बड़े हैं वो डर रहे हैं कि वापस से वही दौर उनको देखना पड़ेगा? हाँ, बड़े डर रहे हैं कि क्योंकि पहले बैड एक्सपीरियंस था। पहले तालिबान मतलब लड़कियों को मारती थी, खेलती थी जी, खेल करती थी, मतलब लड़कियों को खेल करती थी, मतलब अपने स्तून के साथ, कभी कभी लड़कियों को स्तून के साथ मरती थी, मतलब छोटा इतना संसार बोल रहा है, हाँ वो करती थी, बहुत कुछ करती थी। ये जो घिनौना चेहरा है इनका, खूनी दहशतगर्दी दरिंदगी का, ये जो बखान ये कर रही हैं, ये सब देखने को मिलेगा। अभी तो इन्होंने मुखौटा पहन रखा है कि भाई देखिए हम शांति चाहते हैं। अगर वो शांति चाहते होते और ये अफगानिस्तान के अच्छे के लिए कर रहे होते तो इतनी भारी मात्रा में, लाखों की तादाद में लोग वहां से पलायन की कोशिश नहीं करते। उत्कर्ष जी। जी हाँ, अभी जो अफगानिस्तान में हालात हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सिविल पॉपुलेशन के ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है
और इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। जैसे जैसे प्रोविंसेस के ऊपर तालिबान का कब्जा हुआ, लोग काबुल की तरफ भगे, और जब काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ तो अब वो एयरपोर्ट की तरफ भगे। पॉसिबली 30 लाख आदमी वहां से जा नहीं सकता। लेकिन आनंद जी, दो चीजों के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है कि 20 साल से जिस अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स को रेज किया गया, ट्रेन किया गया, इक्विप किया गया, वो भरभरा के गिर गई। उसी तरीके से अगर 2 करोड़ लोग चाहते हैं कि उन पे 50,000 तालिबान राज करें, तो सिविल रेजिस्टेंस भी कहीं देखने को नहीं मिला जी। उसके बरक्स, उसके उल्टे इन्होंने, लोगों ने उनको बुलाया। तो जो ये आज हालात हैं, ह्यूमन ट्रेजेडी है, इसके ऊपर अमेरिका के ऊपर सिर्फ ब्लेम डालने की जरूरत नहीं है। ये गलत होगा। अमेरिका गलती से वहां आया था। जब अमेरिका को पता चला कि ये फ्यूटाइल है तो वो छोड़ के चला गया। अमेरिका का उसमें कोई स्टेक नहीं था। अफगानिस्तान को 20 साल मिले रिकंस्ट्रक्शन के लिए, और 20 साल में 3.5 लाख की उन्होंने फौज और पुलिस खड़ी की, जिसका कामयाबी और कारगुजारी ये थी कि उन्होंने 12 हफ्तों में पूरा मुल्क तालिबान के हवाले कर दिया। इसका भी जवाब किसी को देना चाहिए। खैर, बात यह है कि जो आज काबुल में हालात हैं जी, इसको अपने लेवल पे काम डाउन करने के लिए, जैसे हामिद करजई ने एक रिकॉन्सिलिएशन कमेटी का गठन किया है या तालिबान कर रहे हैं, पहला काम है कि लोगों में शांति हो और लोग वापस जाएं जी। वो तालिबान का शासन कैसे अनफोल्ड होगा, क्या होगा, नहीं होगा, वो बाद की बात है जी। लेकिन जिस तरह से शांति बहाल करने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सारी लीडरशिप किधर और बैठी है, और ग्राउंड पर जो सिचुएशन वो तो दर्दनाक है। उत्कर्ष जी, मैं चमन पलानिया के पास जाना चाहता हूं। चमन, आप चंडीगढ़ में हैं, कुछ अफगान नेशनल्स के साथ क्या कह रहे हैं? जी देखिए, मैं अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और यहाँ पर लगभग 250 से करीब जो हैं वो अफ़गानिस्तान स्टूडेंट के अलग अलग इलाकों से पढ़ते हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह का वहाँ पर माहौल है। तो ये बताइए कि अफ़गानिस्तान में इस समय किस तरह का माहौल है? By the name of Allah, my name is Nasrullah Rezai. I am from Afghanistan, belongs to Ghazni province. As we all know that Afghanistan situation is getting very bad and Taliban separate over the Afghanistan. So today I am calling over the world leaders and other humanitarian international organization to stop the Taliban and stop this proxy war. And also Afghan nationality is also the a part of human rights, a part of human beings as well. So I'm calling to please stop the Taliban and stop this proxy war in Afghanistan. आने वाले समय में जैसे आप भारत में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आपको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अगर आपके माता पिता वहाँ पर इस तरह के हालातों में फंसे हों? So as you know that there is a lot of Afghan students in Chandigarh University and we have a lot of problem according to our relatives and according to our family in Afghanistan, and also a part of students have visa problem. So Indian government, we requesting from Indian government to please help our students, our relatives to solve this problem together. जी, तो इनकी गुहार ये है कि भारतीय सरकार जो है वो मदद करे। 250 से ज्यादा वहाँ स्टूडेंट चंडीगढ़ में ही भी पढ़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वहाँ पर तालिबान को रोकने के लिए पूरी दुनिया को एकत्रित होना चाहिए, मिलना चाहिए, लोग साथ आना चाहिए, क्योंकि अफगान लोगों के ऊपर ये जो जुल्म हो रहा है ये गलत है। मैं हमारे सारे गेस्ट पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, रिपोर्टर से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे साथ बने रहें। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद इसी खबर पर वापस लौटेंगे। अफगानिस्तान लोग की बात करती है, मूवी बेचना है, बीच सड़क से लोग का चाकू से हलाल करते। I have never felt it to this extent, helpless, hopeless. उन लोगों के साथ के बात करती हूँ, उन लोग बेचारा बहुत परेशान है, जुल्म ज्यादा है। नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हालत बहुत बड़ा है।
Our friends are gonna get killed. They're gonna kill us. ये पता हमको भी नहीं चला कि हमारा आर्मी, हमारा सारा कंट्री कैसा सिलेंडर हो गया तालिबान को। छोटा बच्चे का जब इसको लड़की का जवान है, जब ये तालिबान देता है इसको बोलता है तो मेरा साथ में चलो। अच्छा, हालात का काबुल का पूरा बिगड़ा हुआ है। कोहराम है, अफरा तफरी है और किस तरह से यूएस ने वहाँ से छोड़ दिया अफगानिस्तान को, उसके हाल पर छोड़ दिया और तालिबान ने कब्जा कर लिया। बड़ी खबर आ रही है कि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना ने हवाई फायरिंग की है। तालिबानी कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पर इकट्ठी हो रही भीड़ को काबू में करने के लिए अमेरिकी सेना ने ऐसा किया। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक भीड़ नियंत्रण से बाहर थी और गोलीबारी केवल अराजकता को शांत करने के लिए की गई थी। काबुल एयरपोर्ट पर करीब 6000 से ज्यादा अमेरिकी जवान इस वक्त मौजूद हैं, जिनका मकसद अमेरिकी लोगों को वहां से बाहर निकालना है और किसी तरह वहां पर शांति बनाए रखना है ताकि कुछ न किसी तरह से एयर सर्विसेज चलती रहे, एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद ना हो। लेकिन फिलहाल काबुल एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। जो तस्वीरें आपके सामने आएंगी वहां पर अब खबर यह है कि इस फायरिंग के अंदर खबरें आ रही हैं कि कुछ लोगों की जान भी गई है, लेकिन जिस तरह से वहां भीड़ इकट्ठी हुई है, अगर आप तस्वीरों को देखेंगे तो गौर फरमाइए कि वहां सिर्फ पुरुष ही हैं, महिलाएं कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं। कुछ बच्चे अपने बच्चों को साथ में लेकर आए हैं, लेकिन महिलाएं कहाँ हैं इन तस्वीरों में, आप ये सवाल भी पूछेंगे। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पूरी तरह से कोहराम मचा है। पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है। हर आदमी किसी न किसी सूरत से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुसीबत यह है कि अफगानिस्तान से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है काबुल एयरपोर्ट, जहाँ से विमान के ज़रिए लोग जल्द से जल्द देश छोड़ देना चाहते हैं। इसी से जुड़ी 3 तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं कि जहां एक एयरपोर्ट के बाहर गोलीबारी हुई, वहां पर औरतें, बच्चे और पुरुष साथ में दिख रहे हैं। ये एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर जो तस्वीरों को आप देखेंगे जहां कई सारे लोग जो हैं वो वेस्टिब्यूल के ऊपर चढ़कर, सीढ़ियों पर चढ़कर किसी न किसी तरह खड़े विमान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, बिना टिकट के, बिना वीज़ा के। कुछ औरतें हैं, कुछ बच्चे हैं, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर युवा हैं जो वहाँ से पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं, मर्द हैं जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उत्कर्ष राठौर जी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी हमारे साथ हैं और साथ ही संदीप बोल भी हैं। संदीप, भारत का क्या रवैया होगा? भारतीय दूतावास की तरफ जो रास्ता जाता है उसको भी अब तालिबान ने घेर लिया है, कोई भी उस दूतावास में शरण नहीं ले सकता। कई सारे रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि भारतीय मूल से जितने भी हैं वो फिलहाल तो वहां सुरक्षित हैं, उनके साथ कोई कृत्य नहीं हो रहा है, लेकिन भारत उनको कैसे वहां से निकाल पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ। तो ऐसे में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो एयरपोर्ट और एयरबेस के ज़रिए ही, जो एयरक्राफ्ट के ज़रिए ही लोगों को लाया जा सकता है। प्लानिंग भारत की तरफ से कर ली गई थी पूरी तरीके से, क्योंकि 2 एयरक्राफ्ट भेजे जाने थे। 600 से 700 लोग जो है वहाँ पे बताया जा रहा है कि मौजूद हैं और जिनको कि इवैक्यूएट करना था, लेकिन उनके इवैक्यूएशन से पहले ही जो है एयर स्पेस को जो है बंद कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि अब कोई दूसरा रास्ता भी जो है वो तलाशा जा रहा है। हालांकि अभी तक विदेश मंत्रालय की तरफ से किसी भी तरीके की कोई जानकारी साझा नहीं की गई है भारत सरकार के अगले कदम को लेकर, लेकिन ये है कि भारत सरकार हर एक डेवलपमेंट पर जो नज़र बनाए हुए है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहाँ पे जो एटीसी है, एटीसी को ऑपरेट करने वाले लोग ही नहीं हैं। जब ऑपरेट करने वाले लोग नहीं है, अनकंट्रोल भीड़ है, तो ऐसे में किसी भी तरीके की लैंडिंग जो है वो जोखिम भरी हो सकती है। तो शायद अभी इस वक्त जो है कोशिश ये की जा रही है कि हो सकता है कि देर शाम तक सिचुएशन रिस्टोर्ड हो। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक अमेरिका से बाकायदा सेना की एक टीम जो है वो वहाँ पे अफगानिस्तान पहुंची है, जो कि अपने एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए अपने एयरक्राफ्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल का एक पूरा सिस्टम वहाँ तैयार करने वाली है, जिससे कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है उनके एयरक्राफ्ट को उड़ने में ना आए। कुछ खबरें ये भी आ रही है कि एटीसी टावर को भी जो है वो हो सकता है कि इनको जो है टेक ओवर कर सकता है, लेकिन वो दूसरा चांस अमेरिका नहीं ले रहा है। तो हो सकता है कि भारत भी कोई दूसरा रास्ता तलाश रहा हो कि लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। तैयारी पूरी हो गई थी, 2 फ्लाइट के जरिए लेके आना था उन लोगों को जो कि एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, और उसके बाद सडनली जो है एयर स्पेस बंद कर दिया गया। तो अब देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा एयर स्पेस जो है कब
जो है ऑपरेशन के लिए खोला जाता है। यहाँ तक कि अब तो उस अफगानिस्तान की एयर स्पेस के ऊपर से कोई एयरक्राफ्ट भी नहीं उड़ रहे हैं। सबको तस्दीक कर दी गई है कि कोई भी जो है उस एयर स्पेस का इस्तेमाल। जी, इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र ने पेगासस मामले में अपनी बात रखी है सुप्रीम कोर्ट में। आज सुनवाई खत्म हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा है कि एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करें और सबसे कहा है कि जिन्होंने याचिका करता है उन्होंने कहा है कि किसी भी कमेटी का गठन नहीं होना चाहिए। एहतशाम खान की खबर है कि सेंटर ने यानी सरकार ने एक एफिडेविट का दाखिल की है जहां पर जितने भी क्लेम्स किए गए हैं, दावे किए गए हैं, उनको नकार दिया है सिरे से। और ये भी कहा है कि देखिए इसमें कोई भी अगर आप एक कमेटी का गठन करना चाहें तो इसमें सरकार को कोई विरोध नहीं है, विरोध नहीं करेगा और केंद्र जो है इस मामले में कमेटी बनाने को तैयार है। एहतशाम जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। जी एहतशाम, आज सुनवाई खत्म हुई है। जी, आज की सुनवाई तो खत्म हो गई, लेकिन कल भी ये सुनवाई जारी रहेगी और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए ये कहा है कि सरकार ने खुद एक कमेटी का गठन करने का फैसला किया है और सरकार चाहती है कि इस मामले की पूरी जांच हो ताकि अगर किसी के मन में कोई शंका है तो उसको दूर की जा सके। इसमें फर्क ये है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ये नहीं कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बना दे, बल्कि केंद्र सरकार का ये पक्ष है कि खुद केंद्र सरकार एक एक्सपर्ट कमेटी बनाकर इस मामले की जांच करना चाहती है। लेकिन जो याचिकाकर्ता है उसके उलट वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी अपॉइंट कर दे और फिर वो निष्पक्ष तरीके से जांच करे। अब कल इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी, उसमें कोर्ट देखेगा कि इस तरह जो याचिकाकर्ताओं की जो आपत्ति है वो कहां तक जायज है और केंद्र सरकार जो कमेटी बनाना चाहती है उसमें क्या और वो रखना चाहते हैं। ये सारी बातें कल सामने आएगी और उसके बाद कोर्ट आगे का कोई निर्णय करेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार को इस वाया सॉलिसिटर जनरल कोई इंस्ट्रक्शन देने वाली है कि एक और डिटेल्ड एफिडेविट दर्ज करे, एक डिटेल्ड याचिका जो है वो फाइल करें? देखिए, अभी उस बारे में चर्चा जरूर हुई कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान, लेकिन कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है। हाँ, ये लेकिन जरूर उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार और बताए कि ये कमेटी में कौन लोग होंगे और इसका दायरा क्या होगा, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे। ये सारी बातें आज उनसे पूछी गई, लेकिन कोर्ट में सरकार का ये कहना है कि वो कोर्ट ही तय कर दे कि क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। जी एहतशाम, धन्यवाद। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है अखाड़ा में और ये सियासत से जुड़ी है। एक बहुत बड़ा झटका जो लग रहा है कांग्रेस पार्टी को, जहां महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, वो तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में दिखी हैं, सुष्मिता देव। और ये तृणमूल कांग्रेस के कोलकाता दफ्तर पहुंची हैं सुष्मिता देव। असम में टिकट वितरण और चुनाव की जो प्रक्रिया है उससे नाखुश थी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेता है, युवा नेता हैं और कांग्रेस का बड़े सही ढंग से उन्होंने और स्ट्रॉन्ग तरीके से कांग्रेस को रिप्रेजेंट भी किया है। कई सारे टेलीविजन डिबेट्स में भी आती थी, टीवी डिबेट्स में भी आती थी सुष्मिता देव। फिलहाल उन्होंने, खबर यह है कि आज सुबह कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया, कि सदस्यता से अपना इस्तीफा दिया और फिर अब जो है वो तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर कोलकाता में पहुंची हैं। कपिल सिब्बल ने इसको ट्वीट कर इस पर इशारा किया था। डेरेक ओब्रायन तृणमूल कांग्रेस के जो राज्यसभा के एमपी हैं वो भी वहां पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि इनको आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल कर दिया जाएगा। नीरज जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। जी नीरज। आनंद, देखिए अब तो ये लगभग तय हो गया है कि वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे अभिषेक बनर्जी से जब मुलाकात कर रही हैं। और एक और चीज तय हो गई है आनंद इस पूरे मामले में कि तृणमूल कांग्रेस अपना विस्तार चाहती है। त्रिपुरा की लड़ाई अभी से उन्होंने शुरू कर दी है, विधानसभा चुनाव की अभी काफी वक्त बाकी है। और असम में क्योंकि बांग्ला समुदाय के बहुत लोग वहां रहते हैं, तो इसलिए नजर पार्टी की इस जमीनी हकीकत पर भी है कि अगर सुष्मिता देव को लाया जाता है तो एक जमीनी कार्यकर्ता, जमीनी नेता जुड़ेगा पार्टी से, क्योंकि वो लगातार ग्रास रूट पे भी एक्टिव रही है। आपको याद होगा कि अभी मिजोरम और असम के बीच बॉर्डर पे जो लड़ाई हुई थी, इन्हीं का लोकसभा क्षेत्र था। यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था और जब उनसे हमारी बातचीत हुई थी तो वो उस इलाके में जहाँ ये पूरी घटना घटी थी वहां मौजूद थी तब। तो कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ा झटका है कि आपके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई अध्यक्ष
आपकी पार्टी छोड़ के चला जाता है, दूसरी पार्टी में जाने की कोशिश करता है, तो कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ा झटका हो रहा है। और नीरज, एक फायर ब्रांड नेता भी हैं सुष्मिता देव, और युवा नेता भी हैं, युवा चेहरा भी हैं, और ये बहुत लंबी लाइन अब लग रही है जहां कांग्रेस में के जो युवा चेहरे हैं वो धीरे धीरे पार्टी से पलायन कर रहे हैं। और दूसरी बात, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के बीच में भी राष्ट्रीय स्तर पर एक विपक्ष की जो का नेतृत्व करने की एक लड़ाई चल रही है कि कौन उसकी अगुवाई करेगा। और कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस अब इशारा कर रहा है कि कांग्रेस के दिन खत्म, अब तृणमूल के दिन शुरू हैं। देखिए, कांग्रेस खत्म और तृणमूल का शुरू, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल होगा आनंद। हालांकि तृणमूल कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उनका विस्तार वैसा नहीं है जो कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का जितना पुराना इतिहास है। लेकिन एक बात तो तय है कि अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी ने अपने आप को एक अलग तरीके से पेश करने की कोशिश कर दी है, और सुष्मिता देव का तृणमूल कांग्रेस में आना उसी की दिशा में आगे बढ़ने का एक कदम है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि असम में वो तृणमूल कांग्रेस का चेहरा होंगे, हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष उनको तृणमूल कांग्रेस बना दे। और एक और अहम बात बताना चाहूंगा आनंद आपको, और आपको भी याद होगा, असम विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसी अफवाहें उड़ी थी कि सुष्मिता देव नाराज थी टिकट बंटवारे से, और ये बात सही थी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उनके जाने की अफवाह थी। उस अफवाह को गलत साबित कर दिया था पार्टी के नेताओं ने और खुद सुष्मिता देव ने भी। लेकिन आज की तारीख में जो स्थिति, अभी कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले राहुल गांधी ने असम कांग्रेस के नेताओं की एक बैठक भी ली थी। लेकिन अगर सुष्मिता देव जैसी नेता जो कि सांसद रही, और आज की तारीख में अगर युवा नेताओं की बात करें आनंद, अगर राष्ट्रीय स्तर पे 2 लोगों को जिनको लोग पहचानते हैं, उसमें गौरव गोगोई है और दूसरी सुष्मिता देव है। तो सुष्मिता देव ने तो पार्टी का दामन छोड़ दिया, और इनका संबंध गांधी परिवार के तीनों सदस्यों की बेहद करीबी रही हैं। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष थी, आपकी पार्टी की सांसद यानी कांग्रेस के सांसद रह चुकी हैं, और ऐसे वक्त में पार्टी का दामन अगर छोड़ती हैं युवा, तो क्या इनके साथ क्या काफी एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है खासकर महिला मोर्चा से और ग्राउंड पर जो कांग्रेस का काडर है वो क्या पलायन कर जाएगा, और क्या इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा, कितना भुगतना पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। इससे पहले सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया, और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सुष्मिता देव के इस्तीफे पर क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। मैंने किसी का ट्वीट नहीं पढ़ा, और जब तक मैं ट्वीट नहीं पढ़ूंगा तब तक मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। सुष्मिता देव के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया कि सुष्मिता देव ने हमारी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। युवा नेता कांग्रेस छोड़कर जाते हैं और आरोप हम पुराने नेताओं पर लगता रहता है। अब वहीं कपिल सिब्बल के ट्वीट पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा वो भी आपको सुनाते हैं। मैंने किसी का ट्वीट नहीं पढ़ा, और जब तक मैं ट्वीट नहीं पढ़ूंगा तब तक मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। और इस मुद्दे पर कई सारी प्रतिक्रिया आई हैं। मुद्दे पर संदीप दीक्षित भी बोले हैं, कई लोग बोले हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को होगा, क्योंकि महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, असम का एक बहुत बड़ा चेहरा है सुष्मिता देव, और अब पलायन कर रही हैं, छोड़ के जा रही हैं पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर रही हैं। संदीप दीक्षित ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि देखिए युवा छोड़ के जा रहे हैं, निशाना उनका राहुल गांधी की तरफ था, और सवाल उठाए जाते हैं पुराने नेताओं पर। नहीं देखिए, उस हिसाब से तो बाजी है उनका सवाल, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये नहीं है कि कौन छोड़ के जा रहा है कौन नहीं छोड़ के जा रहा है। बात यह कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो किस वर्ग से हैं, किस उम्र से हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ता है। और देखिए, स्वाभाविक है, जिसकी 30 उम्र है वो अगले 40 साल का निर्णय ले रहा है, जिसकी 70 उम्र है वो शायद उसको वो उम्र लेने की जरूरत नहीं। तो इसलिए एज के हिसाब से कंपेयर करना तो मेरे ख्याल से फेयर नहीं है। पर एक बात तो है कपिल सिब्बल जी की सही, और वो ये है कि जब ये 22-23 लोगों ने, और एक चीज मैं बता दूं, कोई ग्रुप नहीं है, ये 22-23 थे, मैंने भी दस्तखत किए थे, लेकिन मैं अपने आप को किसी ग्रुप का मेंबर नहीं मानता हूं, कि इन 22-23 ने जब सही सवाल खड़े किए कांग्रेस के, तो सारी कांग्रेस खड़ी हो गई उनके ऊपर सवाल खड़ा करने में। वो 23 में से मेरे ख्याल से 21-22 वहीं के वहीं हैं जहां वो फैले थे। बहुत से लोगों ने जिन्होंने हम पे सवाल खड़े किए वो आज छोड़ के चले गए। सवाल ये है कि जो लॉयलिस्ट बनते हैं, क्या वो सच्ची में लॉयलिस्ट हैं?